हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एग्ज़ाम पॉइंटर का यूथ कंपटीशन टाइम्स है जो आपकी, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूट एंड पॉलिटी यानी कि हमारे भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन जो कि आपके 1 लाख से भी प्लस आपके क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे कि और कौन कौन सी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी IAS, PCS, RO, ARO, SSC। तो ये बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएँ हो गई, लेकिन हम जो इसका जो हमारी जो वीडियो का जो मेन मोटिव है वो आपका है सुपर टेट, टेट, सीटेट ये है। साथ ही आपके TGT, PGT, GIC, LT ग्रेड है, VEO का एग्ज़ाम है, साथ ही पुलिस का एग्ज़ाम है। ये इसका हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे आपके भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित सारे क्वेश्चन जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका हमने आपको पीछे ही बता दिया, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा टॉपिक, हमारा मेन मुद्दा क्या है, तो हमारा मेन मुद्दा है इसके जरिए हम टेट, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इनके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलिए आज से ही हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर वाइज आपका कराएंगे, टॉपिक वाइज, ठीक है। ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे। जैसे कि हमारा भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो इससे संबंधित हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगी छोटी छोटी वीडियो रखेंगे। जैसे कि एक वीडियो में ऊपर विकास ले लेंगे, फिर रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट। तो इन सब की अलग अलग छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जो कम ही समय में और अच्छे से याद हो सके, ताकि कोई बोरियत ना हो, ठीक है। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका रहेगा कि जो भारतीय संविधान है उसमें आपकी लोकतंत्र, प्रतिनिधि, संसाधन, तानाशाही शक्तियों पर अंकुश और विधि के शासन की संकल्पना भारत में नई नहीं है। प्राचीन भारत में अनेक भागों में गणतंत्र शासन प्रणाली, प्रतिनिधि, विचारण मंडल और स्थानीय स्वशासी संस्थाएं विद्यमान थीं। वैदिक काल से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद तथा अर्थवेद में सभा समिति जैसी संस्थाओं का वर्णन भी मिला है। और वहीं आपकी चौलकालीन स्थानीय स्वशासन प्रणाली लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में मानी जाती है। इसी में है कि जो हमारा संविधान है वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा स्थापित की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त कर भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। कब? तो 21 दिसंबर 1600 में। कहाँ की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की महारानी जो थी एलिजाबेथ, ठीक है। फिर है कि प्लासी के युद्ध 1757 में कंपनी की विजय के साथ ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। उसी के साथ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में से ही भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के प्रयासों की शुरुआत हो गई थी। अब ये कैसे हुआ था, तो ये है आपका पूरा चार्ट दिया गया है भारत के संवैधानिक विकास का। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है वो कैसे कैसे हुआ है, जिसमें आपका ये आपका संवैधानिक विकास है और जिसके अंतर्गत आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स एक्ट के बाद आपका अधिनियम आता है। उसके बाद चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट के बाद दूसरा चार्टर एक्ट है। फिर ये आपके चार्टर एक्ट आते जाते हैं, फिर भारत शासन अधिनियम, फिर इधर आपका भारत परिषद अधिनियम, और इधर ये आपके ये सब, मतलब ये यहीं से आपके शुरुआत हुई है। क्या हुई है? शुरुआत हुई है भारत में संवैधानिक विकास का। तो जो आज टॉपिक बाई टॉपिक हम आपको कराएंगे, जैसे पहले हम देख लेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट को देखेंगे। उसके बाद हम अधिनियम ये देखेंगे 1786 का, फिर चार्टर एक्ट 1793 का देखेंगे। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 का देखेंगे, फिर 53 का, फिर 1833 का, 1813 का, फिर ऐसे ही 1919 का, 1909 का। इस तरीके से हम पूरा आपका कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की जो वीडियो में हम रखेंगे वो रखेंगे आपका रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773, तो इसमें जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 में आया था। तो है इसका जो पहला क्वेश्चन है कि भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था। तो भारत में जो एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को शुरुआत करने वाला जो एक्ट था, अधिनियम था, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। फिर है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, यानी कि एक्ट तो ये 1773 का था, लेकिन जो सुचारू रूप से जो चालू या लागू हुआ था वो आपका 1774 में। बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई है, तो वो आपकी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई है।
फिर है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को। फिर है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत आपके बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके बाद है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की जो परिषदीय संख्या कितनी थी? तो 4 थी। फिर है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो आपका वारेन हेस्टिंग था। इसके बाद है कि वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। इसके बाद है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वो आपकी कलकत्ता में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तो 4 थी, जिसमें आपके 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक क्षेत्र में शामिल विषय वो आपके सिविल, आपराधिक, नौसेना मामले ये आदि आते थे। फिर है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती है, तो प्रीवी काउंसिल में अपील हो सकती थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को परिमार्जित के अधिनियम को पारित किया गया था। फिर है कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? पहला है कि किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ठीक है, आगे है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि आपका 1784 के तहत पूर्व के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासनिक पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? तो वो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर था। किस पर था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर। इसके बाद है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी, तो वो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती थी। आगे है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? तो वो जो अनुमति थी वो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अधिनियम 1786 का। तो इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने के अधिकार प्रदान किया गया था। साथ ही 1786 के अधिनियम में किया गया था। ठीक है, फिर है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी? तो जो प्रधान सेनापति की जो शक्तियां थी वो आपके अधिनियम 1786 के तहत प्रदान की गई थी। ठीक, आगे है चार्टर एक्ट 1793। तो चार्टर एक्ट 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? तो व्यापारिक वर्षों को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद है कि किस चार्टर के द्वारा नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया था? तो वो आपका 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट है कि किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्य को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है? तो वो चार्टर अधिनियम 1793 के तहत। ठीक, फिर है कि किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी? तो 1793 चार्टर अधिनियम के तहत शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट आपका 1813 यानी कि 1813। तो इसके तहत आपका कि किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया? तो जितने भी अंग्रेज व्यापारी थे उनको भारत से व्यापार करने की छूट का जो उपबंध था वो आपका चार्टर अधिनियम आपका 1813 का चार्टर अधिनियम था। ठीक है,
फिर है कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की जो अनुमति प्रदान की गई थी वो भी आपकी चार्टर एक्ट 1813 यानी कि 1813 के तहत की गई थी। फिर है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च का प्रावधान किया गया है। तो चार्टर एक्ट अधिनियम आपका 1813 कौन सा है? चार्टर एक्ट अधिनियम 1813। ठीक है। इसके बाद है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट अधिनियम जो है आपका 1833। तो 1833 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। किसके तहत? तो चार्टर एक्ट 1833। फिर है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1833 की चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। वहीं वह चार्टर जिसने बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माणी शक्ति समाप्त कर दिया था। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के किस धारा में यह उपबंध किया गया कि किसी भी भारतीय को मातृ धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा? तो वो आपकी धारा है 87। ठीक है। इसके बाद है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश साम्राज्य के नाम से किया जाएगा? तो चार्टर एक्ट अधिनियम 1833। तो किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का जो प्रशासन अब ब्रिटिश साम्राज्य के नाम से किया जाएगा? तो ये आपका चार्टर एक्ट 1833 था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानून घोषित किया गया था? तो वो आपका चार्टर एक्ट 1833 था, जिसके तहत जो दास प्रथा थी उसको गैर कानूनी घोषित किया गया था। आगे है कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ यानी कि चौथा सदस्य के रूप में प्रावधान किया गया था। तो चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के द्वारा। पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया? तो वो आपको मैकाले को किया गया था। फिर है कि चार्टर एक्ट 1853 यानी कि पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था? तो वो आपका चार्टर एक्ट अधिनियम 1853 था। किस एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी? तो वो चार्टर एक्ट अधिनियम आपका 1853 था, जिसके द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। किस राज्यलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ तथा इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में 1854 में एक समिति की स्थापना हुई जिसे मैकाले समिति कहा जाता है। भारतीय संविधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ किया गया, जो कि आपका 1853 के चार्टर के अनुसार स्थापित विधान परिषद में स्टार्ट किया गया था। पहली बार आपका क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। 1853 का चार्टर एक्ट राज्यलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति को वापस ले लिया था। इसी के साथ ही इस अधिनियम के द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया था। तो जो गवर्नर जनरल को परिषद का जो पूर्ण सदस्य है वो 1853 अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858। तो 1858 के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1858 में पारित किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो भारत का जो भी शासन था वो ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। कौन सा अधिनियम है? भारत शासन अधिनियम 1858।
इसके बाद है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, तो वायसराय कहा जाने लगा। इसके बाद है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनके समस्त अधिकारों को भारत के राज्य सचिव को दे दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया था, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया था। इसी के साथ 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया, जो कि 15 सदस्यीय भारतीय परिषद था। 15 सदस्यीय। फिर है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया था, तो 1858 कौन सा 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के जो भी गवर्नर जनरल हैं उनको भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना। आगे है कि 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया था, तो 15 सदस्यीय भारत परिषद का उपबंध किया गया था। इसके बाद है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया था, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। इसके बाद है कि भारत राज्य सचिव द्वारा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था, तो उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना, ये उसका महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 यानी कि 1861। तो 1861, तो इसमें पहला है कि आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रारंभ करने वाला जो अधिनियम था वो आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। ठीक है। इसके बाद है कि किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया था, तो 1861 का अधिनियम था। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किसे दी गई थी, तो वो वायसराय को दी गई थी। अगर कोई भी आपातकालीन की स्थिति होती है तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो वायसराय के पास थी। और ये एक्ट कौन सा था, तो भारत परिषद अधिनियम एक्ट आपका 1861 था। ठीक है। इसके बाद है कि किस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, तो ये भी आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 था। फिर है कि किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई थी, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। फिर है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की थी, तो किसकी विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। आगे है कि 1861वें भारतीय परिषदीय अधिनियम द्वारा वायसराय की जो कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया था, तो उसमें सब कम से कम 6 तथा अधिकतम 12 सदस्यों का उपबंध किया गया था। इसी के साथ है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्य कितने थे, तो 2 थे। इसके बाद है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें कौन कौन सी थी, तो आपकी बंगाल थी जो कि 1862, और उत्तर पश्चिमी सीमा थी 1866, पंजाब की सीमा थी 1897। ठीक है। इसके बाद है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया है, तो विधि सदस्य को 5वें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। आगे है कि वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया है, तो वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों का जो निर्माण का जो अधिकार है वो 1861 के तहत किया गया है।
नेक्स्ट आगे है कि वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास किया गया था, तो वो आपका था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का। ठीक है। इसके बाद आता है कि वायसराय को अपने परिषद के सदस्य के कार्यकाल, विभाजन, पोर्टफोलियो या विभाग के बंटवारा का अधिकार दिया गया था। तो वो जो आपका अधिनियम है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन का अधिकार दिया गया था। ठीक है। इसके बाद आता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपके 3 सदस्य थी। कितने थे? सब प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों की संख्या तो 3 थी। इसी के साथ है कि किस अधिनियम में मद्रास तथा बम्बई प्रांतों की विधानसभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया गया था? तो वो है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है। अब 1861 कंप्लीट हो गया है। अब आएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार दिया गया था। ठीक है। आगे है कि केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। तो कम से कम 10 और अधिक से अधिक आपके 16 सदस्यों की जो संख्या है वो निर्धारित की गई थी। किसके तहत? तो जो आपका अधिनियम है। ठीक है। आगे आएगा आपका कि बम्बई तथा मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा बम्बई तथा मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त न्यूनतम संख्या कितनी थी? तो ये आपकी न्यूनतम 8 और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते थे। ठीक है। इसी के बाद आता है कि बंगाल प्रांत है तो बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अधिकतम आपके 20 सदस्य हो सकते थे। इसी के साथ है कि केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारण कार्यकाल कितना होता था? तो 2 वर्ष का निर्धारण कार्यकाल होता था। आगे है कि केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी रीति अपनाई गई थी? तो आपकी परोक्ष निर्वाचन नीति आपकी अपनाई गई थी। ठीक है। इसी के साथ है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। आगे आएगा कि 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था। तो गवर्नर जनरल यानी कि जो वायसराय थे उनकी पूर्व स्वीकृति लेना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य था। इसके बाद आएगा आपका कि आपातकाल या विशेष आवश्यकताओं की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम कौन सा है? तो वो है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके बाद है कि 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जिसमें आपके विश्वविद्यालय, नगरपालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों आदि की सिफारिशों पर क्या था? तो 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का जो चुनाव था ये आपके विश्वविद्यालय, नगरपालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों आदि की सिफारिशों पर ही किया जा सकता था। आगे है कि 1892 के अधीन अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर आपके जो केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था। आगे है कि 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे? तो पूरक प्रश्न या तर्कपूर्ण प्रश्न नहीं पूछ सकते थे।
इसके बाद है कि 1892 के अधिनियम के द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति कैसी थी, तो परामर्शदात्री परिषदों जैसी इनकी स्थिति थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं के नेतृत्व में कौन थे, तो नरम दलीय नेताओं के जो नेतृत्व में आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसी के साथ है कि 1892 के अधिनियम के द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख नेता कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। तो 1909 में आपका पहला आता है कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम को इसका कोई दूसरा नाम क्या है, तो इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो 1909 का जो अधिनियम था उसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये आपका जनवरी 1910 में लागू हुआ था। 1909 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी, तो बढ़कर 60 सदस्य हो गए थे। 1909 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद की कुल संख्या कितनी थी, तो कुल संख्या जो सदस्य संख्या थी वो उनकी 69 थी। ठीक है, 69। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी। इसके बाद है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम कौन था, तो भविष्य में देश विभाजन की जो आधारशिला थी वो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा थी। ठीक है। आगे है लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी, तो पृथक निर्वाचन की सुविधाएं प्रदान की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के जो जन्मदाता है वो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचन मंडल की सिफारिश की थी, तो मिश्रित निर्वाचन मंडल की सिफारिश की थी। वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था, तो वो आपकी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था, जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था। आगे है कि सुधारों की प्रवृत्ति तथा प्रतिनिधित्व विचार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन है, तो A.T. अरुणडेले हैं। A.T. अरुणडेले। इसके बाद है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। इसके बाद है कि केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसके बाद आएगा कि 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए क्या आवश्यक था, तो सपरिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था। आगे है कि 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियां हैं, तो 3 श्रेणियां होती हैं। ठीक है। इसके बाद है कि विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई है, तो आपके भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा की गई है। फिर आएगा कि विधायी परिषदों में लोक हितों के विषयों को प्रस्तुत करने का जो अधिकार देने वाला अधिनियम कौन था, तो वो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था। अब 1909 का पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है। तो इसमें क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री थी, तो क्या थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। फिर है कि भारत सरकार अधिनियम 1919
का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसके बाद आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेशन था। तो प्रस्तावना में किसका समावेशन था? तो अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का समावेशन था। ठीक है, आगे है कि ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित किया गया था? तो जो 1919 था ये आपका दिसंबर में 1919 में पारित किया गया था, दिसंबर में। ठीक है, फिर आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू कब किया गया था? तो ये जो भारत सरकार अधिनियम था ये आपका 3 जनवरी 1921 को लागू किया गया था। इसी के साथ है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया था? तो द्वैध शासन की प्रणाली को अपनाया गया था। फिर है कि 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया था? तो इनका जो विभाजन है वो 2 भागों में किया गया था। एक तो आपका आरक्षित तथा एक था हस्तांतरित विषय थे। ठीक है, फिर आता है कि हस्तांतरित विषयों पर जो राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करेंगे? तो हस्तांतरित विषयों पर जो राज्य के गवर्नर होते हैं वो मंत्रियों की सलाह पर कार्य करेंगे। फिर है आरक्षित विषयों पर राज्यों के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते हैं? तो कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। वहीं पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया था। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया। तो न्यायगमन नियमों के अनुसार शक्ति विभाजन किया गया था। आगे है कि भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तन करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून कौन सा था? तो पृष्ठभूमि तैयार करने वाला जो कानून है वो आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 था। 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में मान्य मत किसका था? तो केंद्र सरकार का जो था वो मान्य मत था। ठीक, फिर आता है कि 1919 के अधिनियम का झुकाव किस तरफ था? तो संघात्मक सरकार की तरफ इसका झुकाव रहा था। फिर है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण मत एवं निर्णय अंतिम होता है? तो गवर्नर का जो मत स्पष्टीकरण है वो मत निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, फिर है कि भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई? तो 9 प्रांतों में, भारत के गवर्नर के अधीन 9 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। आगे है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषदें किस प्रकार की हैं? तो वो आपकी एक संसदीय परिषदें थी। इसके बाद आएगा कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई थी? तो पहली बार आपकी प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रणाली है वो 1919 के अधिनियम के द्वारा अपनाई गई थी। फिर है कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई थी? तो सिखों, भारतीय, ईसाई, यूरोपीय व आंग्ल भारतीयों के लिए ये पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग, श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की गई थी। तो मनोनयन के द्वारा व्यवस्था की गई थी। इसके बाद है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई थी। अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई थी क्या? तो मतदान की शर्तें। फिर है कि प्रांतीय विधानमंडल के प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का जो अधिकार है वो किस अधिनियम के द्वारा था? तो प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का जो अधिकार है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा था।
फिर है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत करना अनिवार्य था। इसके बाद है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतीय विधानसभा का जो कार्यकाल था वो आपका 3 वर्ष का निर्धारित किया गया था। फिर है कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाना, स्थगित करना अथवा उसे भंग करने की जो शक्ति थी वो गवर्नर के पास होती थी। इसके बाद है कि किस प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था। तो पंजाब में। मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा, यह जो व्यवस्था थी वो किस अधिनियम के द्वारा। तो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो मंत्री होते थे वो प्रसाद पर्यंत ही जो पद पर रह सकते थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने हेतु वांछित शर्त क्या थी। तो वायसराय की जो अनुमति है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। फिर है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई थी। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई थी। फिर है कि वह अधिनियम जिसके द्वारा पहली बार राज्यसभा स्थापित की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार राज्यसभा स्थापित की गई थी। फिर है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित किया गया था। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निश्चित किया गया था। इसी के साथ 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था। तो वो आपका कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव, आर्थिक बिल से संबंधित जो बिल थे वो आपके 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में प्रस्तुत किए गए थे। आगे है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत सचिव की परिषद की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी। तो भारत सचिव की जो संख्या, परिषद की जो संख्या थी वो कम से कम 8 और अधिकतम 12 निर्धारित की गई थी। 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी। तो कितनी? 2 से बढ़कर 3 हो गई थी। आगे है कि 1919 के अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर भारतीय परिषद का मत अति आवश्यक होता है। तो आय, व्यय तथा अखिल भारतीय सेवा संबंधी जो नियम है उस पर जो थे वो मत जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते थे। फिर है कि किस अधिनियम के द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया। तो 1919 की भारत सरकार अधिनियम के द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया था। फिर आता है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसके द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि जो केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट हैं ये दोनों बजट अलग अलग रखे जाएंगे। इसके बाद आता है कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। इसी के साथ है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित है। तो उसमें आपके नाविक सेना, बाह्य संबंध, भारतीय राजाओं से संबंध, रेलवे, डाक, तार, मुद्रा, ऋण, आय के साधन, फौजदारी, दीवानी, कानून, अखिल भारतीय सेवाएं आदि ये सभी इसके अधीन आते थे। इसी के साथ है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतीय सरकार में निहित विषय कौन से थे। तो उसमें आपके स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी सहमति, भूमि कर, प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस तथा कारागार आदि जो विषय हैं ये सभी आपके अधीन प्रांतीय सरकार के निहित विषय थे। इसी के साथ है कि 1919 के अधिनियम का किन लोगों के द्वारा स्वागत किया गया था। तो कांग्रेस के मध्य मार्गी जो थे उनके साथ इसका स्वागत किया गया था। नेक्स्ट है कि मुंडी मैन समिति किस लिए गठित की थी। तो जो मुंडी मैन समिति थी ये आपके 1919 के अधिनियम की जांच करने हेतु गठित की गई थी। आगे है
कि भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी, ये कथन किसका है? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेषाधिकारों के संदर्भ में था कि जो भारत का गवर्नर जनरल है वो राज भी करता है और शासन भी करता है। फिर है कि किसने कहा था कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था? तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने कहा था कि जो 1919 का जो अधिनियम है वो भारतीयों के लिए बेड़ियों का एक नया जाल है। ठीक है, आगे है कि किसका कथन है कि चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग है? तो ये कथन जो है ये आपका महात्मा गांधी का कथन था। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ये अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम है। ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 कब पारित किया था? तो अगस्त में 1935 जो है वो ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम लागू किया था अगस्त में। इसके बाद आएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो प्रमुख विशेषताओं में आपकी भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना करना, साथ ही प्रांतों में स्वायत्तता शासन की स्थापना करना और केंद्र में द्वैत शासन का स्थापना करना, ये क्या थे? भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं थी। फिर है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्रित थीं। तो जो शक्तियां होती थी वो किस में केंद्रित थी? तो वो आपकी गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय में आपकी सारी शक्तियां होती थी। वायसराय के पास सारी शक्तियां होती थी, उसी के पास है। उसके बाद है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया था? तो अखिल भारतीय संघ जो है ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फिर है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों को विभाजित किया गया था। तो उसमें आपके संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया था। ठीक है, इसके बाद है कि किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसके बाद है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था? तो ये जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रावधान या प्रयास किया गया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत से संबंधित कुल अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ कितनी थी? तो जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 है इसमें ब्रिटिश भारत से संबंधित जो कुल अनुच्छेद थे वो आपके 321 तथा अनुसूचियाँ आपकी 10 अनुसूचियाँ शामिल थी। फिर है कि वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार स्थापित की गई, तो वो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 था जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार स्थापित की गई थी। ठीक है, इसी के साथ है कि 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किसके लिए अनिवार्य था? तो अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को अनिवार्य था। ठीक है, फिर आता है कि 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना ऐच्छिक था। तो भारतीय राजाओं का जो है वो भारतीय संघ में सम्मिलित होना ऐच्छिक था। ठीक है, इसी के साथ है कि भारत सरकार अधिनियम, इसके बाद है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाली सभी रियासतों के जो शासक के लिए अनिवार्य था। तो क्या अनिवार्य था? एक आपका अंगीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल वायसराय की नियुक्ति की गई थी। तो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में संघीय शक्तियों के प्रयोगकर्ता अधिकारी के रूप में वायसराय की नियुक्ति की गई थी। किसके तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, आगे है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य वैधानिक शक्तियों के विभाजन हेतु कितनी सूचियां बनाई गई थी? तो 3 संघीय सूचियां जिसमें आपके 59 विषय थे, वहीं आपके प्रांतीय सूचियां जिसमें आपके 54 विषय थे और समवर्ती सूची में आपके 36 विषय रखे गए थे। ठीक है,
फिर आता है कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय सूची में रखे गए प्रमुख विषय कौन से थे? तो सशस्त्र सेनाएं, डाक तार, मुद्रा, रेल, विदेशी मामले, साथ ही आपकी अखिल भारतीय सेवाएं, ये क्या थी? तो इन्हें मुख्य रूप से आपके 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय सूची में रखे गए प्रमुख विषय थे। फिर आता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं किए गए विषय के संदर्भ में विधि निर्माण का अधिकार किसे दिया गया था? तो जो विधि निर्माण का अधिकार था वो गवर्नर जनरल के आदेश से केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधानसभाओं को दिया गया था। फिर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों का प्रशासन किया जाता है, तो वो आपके गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय तथा उनकी 3 सदस्यीय परिषद के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों का प्रशासन किया जाता था। फिर है कि 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के हस्तांतरित विषयों का जो प्रशासन किया जाता था वो गवर्नर जनरल तथा उनके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता था। किसका? तो केंद्रीय कार्यपालिका के हस्तांतरित विषयों का प्रशासन। इसी के साथ है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार किसे प्रदान किया गया था? तो गवर्नर जनरल को मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार दिया गया था। इसके साथ ही नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों के संदर्भ में गवर्नर जनरल किसके अधीन थे? तो भारत सचिव के अंतर्गत अधीन थे। फिर आता है कि गवर्नर यानी कि 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदच्युति और साथ ही केंद्रीय विधानसभा का सत्र आहूत करना, विधेयकों पर स्वीकृति की घोषणा करने का जो अधिकार है वो गवर्नर जनरल के पास होता था। ठीक है, आगे है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन संघीय विधानमंडल व्यवस्थापिका सदनीय थी। तो कैसी? द्विसदनीय थी। ठीक है, फिर है कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानमंडल के सदनों में प्रावधानिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उच्च सदन में आपके 260 तथा निम्न सदन में आपके 375 सदस्यों की संख्या थी। ठीक है, फिर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्न सदन का कार्यकाल निर्धारित किया गया था, तो 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत सचिव के लिए अधिकतम 6 तथा न्यूनतम 3 परामर्शदाता नियुक्ति करने का जो प्रावधान है वो किस अधिनियम के तहत था? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत था। इसी के साथ है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन अथवा परिवर्तन की शक्ति निहित है, तो ब्रिटिश संसद को उसमें संशोधन करना व परिवर्तन करने की शक्ति निहित थी। इसी के साथ है कि 1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण किसे दिया गया? तो मंत्रिमंडल को प्रांतीय क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण दिया गया था। इसी के साथ आगे है कि 1935 के अधिनियम में मंत्रिमंडल को किसके प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था? तो विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल को उत्तरदायी घोषित किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा के कार्य संचालन संबंधी निकायों का निर्माण कौन करता था? तो गवर्नर जनरल इनका निर्माण करते थे। फिर है कि 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विधानसभा में अनुदान मांग रखने हेतु किसकी अनुमति आवश्यक थी? तो गवर्नर की अनुमति जो है वो उसकी आवश्यक होती थी। इसी के साथ आगे है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा किन प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी? तो जो द्विसदनीय विधानमंडल की जो व्यवस्था है ये आपकी बंगाल, बिहार, असम, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत सहित उत्तर प्रदेश में की गई थी। ठीक है, आगे है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेशन प्रपत्र यानी कि इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया था। ठीक है,
आगे है कि 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में मतभेद की स्थिति में उसे सुलझाने के लिए किसके द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आहूत किया जाता था, तो गवर्नर जनरल यानी कि वाइसराय के द्वारा। इसी के साथ है कि 1935 के अधिनियम के अधीन संघ तथा इसमें सम्मिलित इकाइयों के मध्य सांविधानिक विवादों के निपटारे हेतु किस न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो फेडरल न्यायालय यानी कि संघीय न्यायालय दिल्ली की स्थापना की गई थी। इसके बाद है कि संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त किया, तो 1935 के भारतीय अधिनियम से संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का जो विचार है वो भारत के संविधान निर्माताओं ने प्राप्त किया था। फिर है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित होने वाले फेडरल न्यायालय की जो न्यायाधीशों की संख्या थी उसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश होते थे। इसी के साथ है कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, तो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। इसी के साथ है कि 1935 के अधिनियम के अधीन स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, तो जब जो न्यायाधीश होते थे उनकी उम्र 65 वर्ष की हो जाती थी तो वो सेवानिवृत्त हो जाते थे। आगे है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित फेडरल न्यायालय को प्राप्त अधिकारिता थी, तो प्रारंभिक, अपीली तथा परामर्शदात्री अधिकारिता उन्हें प्राप्त थी। इसी के साथ है कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गठित फेडरल न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जाती है, तो प्रीवी काउंसिल में अपील की जाती थी। इसी के साथ कि किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्त किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत दिया गया था। इसी के साथ है कि किस अधिनियम के द्वारा बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे कि वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये किसने कहा था कि जब 1935 का जो अधिनियम है इसमें ये एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये आपके जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, इसी के साथ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दासता का आज्ञा पत्र कहा था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। इसी के साथ है कि किस वायसराय ने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका होगा। तो जो लॉर्ड लिनलिथगो थे उन्होंने ये शब्द कहे थे। इसी के साथ है कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, ये किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन 1942। तो क्रिप्स मिशन 1942 क्या है, तो ये भारत में कब आया था, तो ये 1942 में आया था। ठीक है, इसी के साथ आगे है कि किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत के निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, तो ये आपका क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में कहा गया था। ठीक है, 1942 में। फिर है कि किस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत को डोमेनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा, डोमेनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा, ये आपके क्रिप्स मिशन 1942 के तहत कहा गया था। इसी में है कि भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें भी शामिल होंगी। ये प्रस्ताव भी आपका कब लाया गया था, तो ये क्रिप्स मिशन के माध्यम से ही ये प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद है कि प्रांतों व रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की शक्ति का जो प्रावधान है ये क्रिप्स प्रस्ताव में ही रखा गया था। फिर है कि मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, तो ये दोनों ही लोगों ने क्या आपके जो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव था उसको अस्वीकार कर दिया था। इसी के साथ है कि मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया था, तो इनका जो अस्वीकार करने का कारण क्या था, क्योंकि जो क्रिप्स मिशन था उसने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था।
इसीलिए उन्होंने इसे अस्वीकार किया। आगे है कि कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया था, तो उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव में केवल डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी, इसलिए दोनों ही लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। फिर है कि किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो पोस्ट डेटेड चेक इसे महात्मा गांधी ने कहा था। आगे रहेगा, अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। तो कैबिनेट मिशन आपका 1946 में हुआ था। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो मार्च 1946 में आपका कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, तो इसके अंतर्गत आपके स्टैनफोर्ड, क्रिप्स, पैथिक, लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर इसमें शामिल थे। फिर है कि वह मिशन जिसे संविधान का निर्णायक निकाय कहा गया था, तो संविधान का निर्माण निकाय जो है वो कैबिनेट मिशन 1946 को कहा गया था। इसी के साथ है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी जनसंख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति के नीचे कितनी, तो एक व्यक्ति के नीचे आपके 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति था। इसी के साथ है कि किस मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन हेतु निर्वाचन प्रांतीय संविधान सभाओं को निर्वाचित निकाय के रूप में उपयोग किए जाने को सर्वाधिक न्यायोचित व व्यवहार योजना बताया था, तो कैबिनेट मिशन को। ठीक है, इसी के साथ है कि किस मिशन के द्वारा कैबिनेट मिशन के द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा के कुल सदस्य कितने थे, तो संविधान निर्माण सदस्य में जो कुल सदस्य थे वो आपके 389 थे। ठीक है, आगे है कि कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा में कुल सदस्य संख्या 389 में ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या कितनी थी, तो 296 थी। ठीक है, आगे है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा निर्धारित संविधान सभा में चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में कितने प्रतिनिधित्व थे, तो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में 4 प्रतिनिधित्व रखे गए थे। इसी के साथ है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा में देशी रियासतों से लिए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, तो 93। आगे है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण कितने समुदाय के बीच किया गया था, तो आपके 3 समुदायों के बीच किया गया था, जिसमें आपके मुस्लिम, सिख और सामान्य रखे गए थे। ठीक है, आगे है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन का प्रावधान किया गया था, तो रियासतों के प्रमुखों के द्वारा आपका प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में अंतरिम सरकार का गठन। तो भारत में अंतरिम सरकार का गठन कैसे हुआ है, जिसमें आपका भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था, तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से भारत में अंतरिम सरकार का गठन का प्रस्ताव दिया गया था। इसी में है कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी, तो 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। इसी के तहत कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्यीय अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था, तो 14 सदस्यीय थी, जिसमें आपके 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम, 1 एंग्लो इंडियन, 1 सिख व 1 पारसी रखा गया था। फिर है कि जवाहरलाल नेहरू ने 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया था, तो 2 सितंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया था। इसी के साथ है कि अंतरिम सरकार के पुनर्गठन के बाद मुस्लिम लीग ने कितने प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया, तो 5 प्रतिनिधियों को। ठीक है, अब बात करते हैं अंतरिम सरकार 1946 के तहत कौन से किसको क्या दिया गया था, तो ये है आपका कि जो जवाहरलाल नेहरू थे ये आपके उपाध्यक्ष यानी कि विदेश व राष्ट्रमंडल मामले देखते थे, वहीं सरदार
भाई वल्लभ पटेल आपके गृह सूचना प्रसारण विभाग व रियासतों को संभालते थे। लियाकत अली आपके वित्तीय विभाग से संबंधित थे और जो बलदेव सिंह थे वो आपके रक्षा विभाग से, जॉन मथाई आपके उद्योग और आपूर्ति विभाग से संबंधित थे, सी राजगोपालाचारी आपके शिक्षा विभाग से संबंधित थे, वहीं गजनफर अली आपके स्वास्थ्य विभाग से संबंधित थे। इसी में आपके जोगेंद्र मंडल जो है वो विधि विभाग से संबंधित थे और C.H. भाभा ये आपके कार्य खान और बंदरगाह से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपके खाद्य व कृषि विभाग से संबंधित थे, वहीं अरोड़ा आसफ अली रेलवे विभाग से संबंधित थे। जगजीवन राम श्रम विभाग को संभालते थे, वहीं आई चुंदरी नगर जो है वो आपके वाणिज्य विभाग को संभालते थे। और जो आपके अब्दुल रब निस्तार थे ये आपके डाक व संचार विभाग को संभालते थे। और इसके बाद ये है हमारा आपका कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कौन सा है 1947, इसमें क्या है तो ये भी हम देखते हैं। तो इसमें है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद ने कब प्रस्तुत किया था, तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है वो 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। इसी में भारतीय परिषद विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस तिथि को पारित किया गया था, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आपका 16 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया था। फिर है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश साम्राज्य ने कब स्वीकृति दी थी, तो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति दी थी ब्रिटिश सम्राट ने। फिर है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हुआ था, तो ये आपका 15 अगस्त 1947 से भारत में प्रभावी हो गया था। इसी के साथ भारत सचिव या भारत मंत्री का पद किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया, तो ये आपका 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा ये जो पद था ये आपका हटा दिया गया था। फिर है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल का जो पद है वो केवल संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो गवर्नर और गवर्नर जनरल का जो पद था वो संवैधानिक मात्र रह गया था। ठीक है। फिर है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित थी, तो ये आपके माउंटबेटन योजना पर आधारित थी। ठीक। फिर है कि किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था। इसी के साथ है कि भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन थे, तो भारत विभाजन के समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे देखेंगे हम कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, तो पहले मंत्रिमंडल में आपके कौन किससे संबंधित थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। वही राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध से संबंधित कौन थे, तो आपके प्रधानमंत्री थे। ठीक है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके गृह मंत्री थे, साथ ही सूचना व प्रसारण, राज्यों के मामले सारे जो भी हैं वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत आते थे। वहीं है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये आपके खाद्य एवं कृषि विभाग से संबंधित थे। मौलाना अब्दुल कलाम आपके जो थे वो आपकी शिक्षा से संबंधित थे। वहीं B.R. अम्बेडकर आपके विधि निर्माता से संबंधित थे। जॉन मथाई आपके रेलवे परिवहन से, जगजीवन श्रम से, सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा से, और ये जो है आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये उद्योग आपूर्ति से संबंधित थे। R.K. चंद षणमुख चेट्टी जो थे वो वित्त विभाग से, और राजकुमारी अमृता कौर आपकी स्वास्थ्य से, C.H. भाभा वाणिज्य से, रफ़ी अहमद किदवई आपकी संचार से, और N.V. गडगिल ये कार्य खान और ऊर्जा से संबंधित थे। फिर ये कुछ आपकी लेखा जोखा है, कौन सा चार्टर एक्ट कब आया है उससे संबंधित, तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं, याद करने योग्य है कि जैसे कि आपका है 1600 का ई राज्य लेखा पत्र, ये आपका 31 दिसंबर 1600 में जारी किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट आपका कब आया, तो 1773 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो आपका 1781 में। पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784 में, और 1786 का अधिनियम आपका 1786 में आया। प्रथम चार्टर एक्ट आपका 1793 में आया। ये सभी हमने आप कंप्लीट हो गए हैं। द्वितीय चार्टर एक्ट आपका 1813 में आया। तृतीय चार्टर एक्ट
1833 में, चतुर्थ चार्टर एक्ट आपका 1853 में, भारत सरकार अधिनियम आपका 1858 में, प्रथम भारत परिषद अधिनियम आपका 1861 में, वहीं द्वितीय भारत परिषद अधिनियम 1892 में, तृतीय भारत परिषद जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया वो 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार वो जो कि आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, साइमन आयोग का गठन 1927, भारत सरकार अधिनियम आपका 1935, अगस्त प्रस्ताव आपका 1940, क्रिप्स मिशन आपका 1942, बेवेल का योजना जो कि आपका 14 जून 1945, शिमला सम्मेलन आपका कब तो 25 जून से 14 जुलाई 1945, कैबिनेट मिशन जो कि आपका मार्च में 1946, माउंटबेटन योजना 1947 3 जून, फिर आपका आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास, उससे संबंधित हमने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। ये है आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है जी। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक विकास में हमने आपके ये सारे देख लिए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, पेट्स अधिनियम, चार्टर एक्ट जो भी आए हैं, भारत शासन अधिनियम परिषद, ये टोटल ही हमने आपका कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो आपकी कौन सी रहेगी, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी रहेगी संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत, संविधान निर्माण प्रक्रिया, समितियां, संविधान की विशेषताएं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।